हेलो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम। मैं रमेश हुसैन गौरी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, गुलाम्स लॉ। पहले वाले वीडियो के अंदर हमने आपके सामने कुछ नए टॉपिक जो थे वो हमने स्टडी किए थे। आज एक और नया टॉपिक हमारे सामने है और वो है गुलाम्स लॉ। गुलाम्स लॉ क्या होता है उसकी हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, लाइक चार्ज आर रिपल एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट। तो ये रिपल और ये अट्रैक्ट जो हो रहा है वो क्या है उसको समझते हैं इस तरह से। देखिए, प्लस चार्ज ये दो सेम चार्ज है ना। तो दोनों जब सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। और यही अगर अपोजिट चार्ज की अपन बात करें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर रिपल्शन देखने को मिलता है और यहां पर अट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब रिपल्शन और अट्रैक्शन होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स जो है वो कार्य कर रहा है ना, क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। और इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिसाइड करने के लिए हमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ, है ना। यही कूलम्ब्स लॉ है। वो दोनों चार्ज, सेम चार्ज हो या अपोजिट चार्ज हो, उनके बीच में जो फोर्स जो क्रिएट होता है ना, उनके मैग्नीट्यूड को हम इस कूलम्ब्स लॉ के जरिए या कूलम्बिक फोर्स के जरिए हम उसको प्राप्त करते हैं। तो आज जो है हमको पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। अब ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, वो हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चार्ज, कूलम्ब्स लॉ किस पे कार्य कर रहा है। कूलम्ब्स लॉ कम से कम जो है ना, दो चार्ज जो है वो सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन वो चार्ज भी कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। अब सवाल ये उठता है कि ये चार्ज और पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है ना। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब इस प्रकार से हम दे सकते हैं, द पॉइंट चार्ज है ना, इट इज अ पॉइंट चार्ज है ना, व्हेन ऑल ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेट, है ना। हम ये कहते हैं कि कोई चार्ज की जो पूरी बॉडी है वो एक कंसंट्रेट हो रही है किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर, तो वो जो चार्ज हो, वो जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पॉइंट चार्ज कहलाएगा। तो इसके पहले सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताया था पॉइंट चार्ज की, उसके बाद अपन चलता है कूलम्बिक फोर्स की ओर। तो ये पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन आपके सामने। पॉइंट चार्ज, इट इज पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज पे ही एप्लीकेबल होता है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। पॉइंट चार्ज क्या होता है? इट इज अ पॉइंट वेयर all the charge of a body is concentrated. It is a point where all the charge of a body is concentrated. Then this charge is called point charge. और कूलम्ब्स फोर्स जो है वो पॉइंट चार्ज पर ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। इसकी एक डेफिनेशन और भी हो सकती है, वो इस प्रकार से, जरा देखिएगा। द डायमेंशन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल is negligible to respect of distance between both of them. So charges is called पॉइंट चार्ज या चार्जेस, एक ही बात है, पॉइंट चार्जेस। ओके, तो यहाँ पर दोनों डेफिनेशन है पॉइंट चार्ज की। तो आप इसको एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए एक बार।
चलते आगे और कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट क्यों चलते हैं अपन, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो अपन देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, रिपल्सन और अट्रैक्शन। इंट्रैक्शन में दो हम देख रहे कैटेगरी, रिपल्सन को भी देख रहे और अट्रैक्शन को भी देख रहे। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, रिपल्सन और अट्रैक्शन आर proportional to product of both point charges and inversely proportional to square of distance between, square root of distance between two charges, है ना, inversely proportional to square of distance between two charges. So we can write the statement of Coulomb's law is given by the force of interaction, attraction or repulsion between any 2-point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and act along the line joining the two charges. The force of interaction, attraction or repulsion between any 2-point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and act along the line joining of the two charges. जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, एक्ट है ना, joining of the two charges, है ना, लाइन joining of the two charges, उसके अकॉर्डिंग जो होता है फोर्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन चलते हैं इसके मैथमेटिकल जो फॉर्मूले की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिए एक बार।2-point charges, here it is now, first and second, Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब फोर्स क्या कहता है ये, कि जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन या फोर्स ऑफ अपन कह सकते हैं इंट्रैक्शन,
इज प्रोपोर्शनल टू, ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, है ना, फोर्स का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, तो F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या आता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए इस प्रकार से, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। और यहां से जब प्रोपोर्शनल का जब साइन जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पर आएगा एक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या होता है वो देखिएगा, F इजिकल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब फोर्स है, इट इज नाउ F इजिकल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो K है, K क्या है, तो K को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का एक स्पेशल नेम है और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसी का एक नाम और होता है कूलम्ब कांस्टेंट। इसे कूलम्ब कांस्टेंट भी कहते हैं इस K को, है ना, F इजिकल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, यही कूलम्ब फोर्स, लेकिन कूलम्ब फोर्स का क्या है, ये मैग्नीट्यूड, तो इससे लिख सकते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, के को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्ब कांस्टेंट, है ना। ये K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है वो भी जरा देख लेते हैं अपन। तो ये जो K है, K depends on the nature of medium separating the charges and system of measurement और यूनिट। के जो है वो जो मीडियम है, जो मीडियम लिया जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम होगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, है ना, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, उसकी जो सेपरेटिंग जो डिस्टेंस है ना, सेपरेटिंग जो चार्जेस किस प्रकार सेपरेट किए गए उस मीडियम के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा, उसके मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा, है ना, उसकी यूनिट पे डिपेंड करेगा, मेजरमेंट और यूनिट। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं के, इस K की वैल्यू जब हम देखते हैं तो इस K की वैल्यू स्पेशल ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आपके सामने एक नया वर्ड आया है, ये इस प्रकार से, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, है ना, एक ग्रीक वर्ड है ये एप्सिलॉन, और चूंकि ये सर्कल बना हुआ है, जीरो बना हुआ है, तो एप्सिलॉन जीरो, या इसको सही अपन कहेंगे तो एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, इसको लिख सकते हो आप, है ना, एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एक ग्रीक वर्ड है ये। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये है क्या एक्चुअल में, तो ये है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी की बात अपन बाद में करते हैं, है ना। एक बार आप जान लीजिए कि ये परमिटिविटी ऑफ द क्या है, फ्री स्पेस है। और इसकी वैल्यू भी स्पेशल, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ओके, और ये क्या इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो यूनिट बनती है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी एक यूनिट और होती है, इसको बोलते हैं फेरेड अपॉन मीटर। फेरेड जो है वैसे तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है ना। कैपेसिटेंस अपन आगे वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन जाएंगे कैपेसिटर, तो वहां पे आएगा कैपेसिटेंस। फिर भी आप जान लीजिए कि एफ यहाँ पर क्या है, फेरेड, फेरेड अपॉन मीटर, ये भी इसकी यूनिट होती है, जिसकी चर्चा हम आगे बाद में करेंगे। एक बार ये जान लीजिए ये क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हाँ, हम ये पता जरूर लगाएंगे अभी कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसकी यूनिट जरूर हम अभी देखेंगे, है ना। तो अभी हम देखने वाले हैं, हम के की यूनिट भी निकालेंगे और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी है, मेजर्ड जो वैल्यू होती है वो ये होती है, और उसकी यूनिट किस प्रकार से वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी आपको, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक बार इसको नोट करिए ताकि मैं इसको आगे और लेके चलूँ मैं, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ये देखिएगा आप, हाँ, फोर्स एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं अपन, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं जो के है ना, के कूलम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, तो के की यूनिट कैसे निकाली जाएगी, देखिए एफ आर स्क्वायर को बदल दिया ये इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 को डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, आप देख सकते हैं ध्यान से, एफ क्या है यहाँ पर, फोर्स, फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, तो डिस्टेंस यूनिट क्या होगी, मीटर, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब चार्जेस Q1 चार्ज की यूनिट कूलम्ब, अगेन Q2 वो भी चार्ज, फिर से कूलम्ब, मतलब कूलम्ब स्क्वायर। तो उसका मतलब ये जो K है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अब K की वैल्यू क्या होती है वो भी देख लेते हैं अपन। तो K की वैल्यू क्या होती है, तो K का जो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। जैसे ही देखोगे आप तो इस K की वैल्यू जो हमारे सामने आती है वो कितनी आती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। ये वैल्यू भी बिल्कुल कैलकुलेट वैल्यू है ना, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यूनिट क्या बन गई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, इस पे स्टार लगा दीजिए, ये वैल्यू भूलनी नहीं है हमें, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरी यूनिट के अंदर के जो है वो छाया रहेगा, है ना। तो जहां जहां के आएगा तो वहां वहां हमें इस वैल्यू को रखनी है। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तब भी के की वैल्यू हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो ये के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये के की क्या है, यूनिट है, ओके। अब चलते हैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट के पास में। तो अब आप देख सकते हैं 4 पाई, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, है ना, वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो इनकी तो कोई जो है यूनिट होगी नहीं। अब के और एप्सिलॉन जीरो, तो ये दोनों क्या एक दूसरे रेसिप्रोकल, के और 1 क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमें निकालनी होगी तो वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई के, यहां से हमने इसको एक्सचेंज कर लिया इस प्रकार से। तो 1/4 पाई के, अब के की यूनिट क्या होती है, ये रही। तो जैसे ही रखोगे तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। ये इसकी यूनिट बन चुकी है आपके सामने, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन की यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट को भी नहीं भूलना है। इसकी एक यूनिट और होती है, वो क्या होती है, फेरेड अपॉन मीटर, जिसकी बात हम आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन ये आपको नॉर्मल यूनिट ध्यान रखनी है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं
डायमेंशन की, क्या कि के और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है, तो वो हम जरा देख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है। तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक जो डायमेंशन जो होती है फोर्स की, है ना, और डिस्टेंस की, चार्ज की, तो उसको रखते हुए हम इस के की डायमेंशन को और के की डायमेंशन को जस्ट आप रेसिप्रोकल करोगे, इसका उल्टा करोगे, तो एप्सिलॉन जीरो की भी डायमेंशन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो पहले हम निकालते हैं के की डायमेंशन, उसके बाद में जस्ट इसका उल्टा करने पर क्या मिल जाएगा हमें, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। लेकिन इसके पहले एक बार आप जो है इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायमेंशन, डायमेंशन देखते हैं अपन, है ना, के और एप्सिलॉन जीरो। अच्छा, एक बार फिर से हम देख ले कि ये जो हम यूनिट देख रहे हैं ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। ओके, इस बात का भी ध्यान रखना, ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट, है ना, सिस्टम इंटरनेशनल। ये जो यूनिट जो आपके सामने दिख रही है, चाहे के की हो या एप्सिलॉन जीरो की हो, ये एसआई यूनिट है ये। ओके, डायमेंशन देखते हैं अपन। तो चलो के का फॉर्मूला निकालते, ये था फोर्स इनटू कितना है, फोर्स इनटू आर कूलम, कूलम स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, यही तो था फॉर्मूला, है ना, यही तो फॉर्मूला है, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो चलिए इसकी यूनिट क्या होती है जल्दी से बताइए, F, तो ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब अपन निकालते हैं डायमेंशन। तो न्यूटन फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशन। ओके, कोष्टक में ले लीजिए इसको। अब चलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन L1, तो L1 का स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, A1 T1, बिकॉज I इज इक्वल टू Q अपॉन T, देन Q इज इक्वल टू I T, देन I एम्पियर और T टाइम, तो ये आ गया A1 T1। तो इसी को रख दीजिए यहां पर, A1 T1 का स्क्वायर। तो अब K की डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखिए M1 कहीं भी दिख रहा है ऊपर नहीं है, तो M1, अब चूंकि L1 1 एक ये और दो और एक दो, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, तो L3, तो M1 L3, ठीक है, M1 L3। अब T देखिए यहां पर कितना है, यहां पर है -2, यहां पर है -2, और ये जो दिख रहा है आपको नीचे, है ना, 1 इंटू 2 कितना आएगा 2, तो ये 2 पर जाएगा तो फिर से -2, भाई T1 है ना, T1 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा -2, और इसी प्रकार ये भी कितना आएगा A-2, तो क्या आ गया, ये आ गया M1 L3, और ये आएगा T-4, और ये आएगा A-2। तो ये डायमेंशन किसकी आ गई, K की आ गई। तो K की डायमेंशन क्या होगी, बोलिए M1 L3 T-4 A-2। अब ये डायमेंशन जो K की होगी, तो बताइए एप्सिलॉन जीरो की डायमेंशन क्या होगी, उसको यहां लिख देते हैं। एप्सिलॉन जीरो की डायमेंशन क्या होगी, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो कितना होता है 1/4 पाई के, तो जस्ट इसका आप रेसिप्रोकल करोगे और इसका उल्टा करोगे, तो M1 क्या बन जाएगा M-1, L3 क्या बन जाएगा L-3, T-4 क्या बन जाएगा प्लस का 4, और A क्या बन जाएगा माइनस का 2, तो ये बन जाएगा प्लस का 2। ये प्लस नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, हटाइए यहां से प्लस को, ये आएगा A और 2। तो ये डायमेंशन आ गई, किसकी आ गई, K की और एप्सिलॉन नॉट की। तो इस प्रकार से हम डायमेंशन को भी हमारे दिमाग में रखना है, इसको भूलना नहीं है। डायमेंशन को आप नहीं याद नहीं कर सको तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट भी, इसको हम निकाल भी सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए इसको एक बार।
चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट ये जो हमने देखा था है ना, ये जो हमने यूनिट निकाली थी वो थी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट अब हम देख लेते हैं सीजीएस यूनिट क्या होती है ना, वो भी जरा एक बार देख लेते हैं अपन सीजीएस यूनिट। तो उसको आप चाहो तो ये जो है इसको अपन नंबर 1 कह सकते हैं है ना। नंबर 1 हमने एसआई यूनिट में काम किया, अब सीजीएस यूनिट भी देख लेते हैं कितनी होती है एक बार। सीजीएस यूनिट तो अगेन फॉर्मूला जो है एफ का वो क्या होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से K क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2। ठीक है, अब देखिए फोर्स तो इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं सीजीएस है ना, हमें सीजीएस में देखना है तो इस K की वैल्यू K की जो यूनिट है वो हमें देखनी है सीजीएस में क्या होनी चाहिए। तो न्यूटन क्या बन जाएगा डाइन, और ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम की सीजीएस यूनिट क्या होती है ना चार्ज की स्टेट कूलम या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो इसका स्क्वायर कर दो इस प्रकार से। तो ये K की यूनिट क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU का स्क्वायर। लेकिन K की वैल्यू, चूंकि K की वैल्यू जब हम देखते हैं तो K की वैल्यू कितनी आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये तो एसआई में है, लेकिन यही यूनिट जब ESU में जब देखी जाएगी तो यहां पर K की वैल्यू 1 आएगी। इसको बंद कर दीजिए इस प्रकार से। अब सवाल ये उठता है कि ये वैल्यू जो 1 है वो किस प्रकार से आती है ना, 1 कैसे आती है वो अगर आपको देखना है तो बड़ा आसान काम है, वो भी निकल सकता है। इसके लिए अब यहां देखिएगा मैं लाता हूं यहां पर 1, तो K की वैल्यू 2 होती है ना। कौन कौन से दो वैल्यू में देखिए एसआई में कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ और सीजीएस में कितनी होती है 1। तो ये 1 कैसे आया, 1 कैसे आया वो अगर आपको देखना तो आ जाइए यहाँ पर, ये K ये लीजिए, ये लिखा K, इसकी वैल्यू को लिखा मैंने 9 इंटू 10⁹। ठीक है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज है ना। 11वीं क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा न्यूटन। एक न्यूटन जो होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है, एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये कितना आ जाएगा न्यूटन कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10⁵ डाइन। ओके डाइन इसको अपन बाद में लिख देंगे, या लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो ये डाइन। एक बस को हटा देते अपन, इसको अगली स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पर सही ढंग से हो नहीं पाएगा, इसको अगली स्लाइड में देखते हैं अपन इसको है ना। इसके पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगली स्लाइड में इसको बताता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। देखिए अब यहाँ देखिएगा आप, ये K की यूनिट अपन निकालते हैं। ये जो K की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिएगा किस प्रकार से होगा जरा ध्यान से, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो देखो एक न्यूटन जो होता है ना वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, ये भूलना नहीं। ये न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है फोर्स की, और उसी प्रकार सीजीएस क्या हो जाएगी डाइन। ठीक है, तो अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए 100 सेंटीमीटर, और एक कूलम किसके बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU के इक्वल होता है। तो ये कन्वर्जन SI टू CGS, SI टू CGS, SI टू CGS, ये किसके लिए, ये फोर्स के लिए, ये किसके लिए, ये डिस्टेंस के लिए, और ये किसके लिए, तो ये चार्ज के लिए। तीनों जो है हमने सामने लगे रख दिए। अब इन तीनों की वैल्यू को उठा के सिर्फ हमको यहाँ पे रखना है खाली। देखो सबसे पहले कितना रखो 10⁵ रख दो न्यूटन के लिए, डाइन वो सब बाद में लिखते हैं अपन। यहाँ कितना लिख दो 100, तो इस 100 का मतलब कितना हो गया, ये आ गया 100 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है इसका स्क्वायर है ऊपर, और फिर डिवाइडेड बाय कूलम, तो ये कितना आएगा 3 इंटू 10⁹ है ना। 3 इंटू 10⁹ का कितना आएगा स्क्वायर। अब पीछे यूनिट लिख दीजिए सब में, तो यहाँ देखो एक तो डाइन, एक क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर क्या आएगा नीचे ESU का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना है।
कितना आया ये 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 5 इंटू ये कितना आएगा, ये आएगा 1 2 10 की पावर 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 अपॉन ये 9 और ये कितना आया 10 की पावर 18, सो 9 देखो 5 एंड 4 कितना हुआ 9, 9 और 9 कितना हुआ 18 और यहां भी कितना है ये भी 18, ये पूरा कैंसिल आउट तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये k की वैल्यू 1 किसके लिए है CGS सिस्टम के लिए। तो CGS सिस्टम में k की वैल्यू कितनी आएगी 1 है ना, ये हमारे सामने इस प्रकार से। तो इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन, और आगे चलने पर 1 कूलाम, 1 कूलाम की जब हम बात करते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम, है ना, 1 कूलाम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ 1 कूलाम। तो अब हम 1 कूलाम की डेफिनेशन लिखने वाले इस कूलाम्बिक फोर्स के जरिए। तो कूलाम्बिक फोर्स है ना, यहाँ हेडिंग जो हमारी बनेगी वो होगी डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम, 1 कूलाम की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए इसके लिए हमारा फॉर्मूला जो है F बराबर, हम ये मान लेते हैं कि 2 चार्जेस, एक बार फिर से उनकी डिस्टेंस ये Q1 है, ये Q2 है और इनकी डिस्टेंस बीच में R है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में, अब नॉर्मल बात है हम ये मानते हैं कि दोनों चार्ज जो है ना वो सेम कैटेगरी के हैं, लाइक चार्ज है, तो दोनों जो फोर्स होगा वो रिपल्सन देखने को मिलेगा यहाँ पर। अभी हमें डायरेक्शन की बात हमने करी ही नहीं है, वो बात हम करेंगे कूलाम्बिक फोर्स की। जो कूलाम्बिक जो लॉ है, कूलाम्बिक फोर्स है, उसकी वेक्टर फॉर्म जो होगी वहां पर हम देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है फोर्स की, है ना, वो बात हम बाद में करेंगे। पहले अभी हम सिर्फ खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ वही मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ये Q1, ये दूसरा चार्ज कौन सा है Q2, इनकी डिस्टेंस कितनी है R, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, है ना। अब ये मान लीजिए, मान लेते हैं कि ये Q1 जो है वो 1 कूलाम है, Q2 है वो भी कितना है, वो भी यहाँ पर है 1 कूलाम, है ना। Q1 जो है वो 1 कूलाम, Q1 जो है प्लस का 1 कूलाम, और ये भी कितना है, ये भी 1 कूलाम है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है ना। इसका मतलब ये Q1 जो है वो है 1 कूलाम, Q2 है वो भी है 1 कूलाम प्लस का, और डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। तो इन तीनों की वैल्यू को जब हम रखते हैं तो F की वैल्यू कितनी आएगी, F की वैल्यू आएगी यहाँ पर K, है ना, कितना आएगा 1 1 और 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे कितना आया, सॉल्व करने पे आया K, और K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो F इजिकल टू कितना आएगा, तो F इजिकल टू आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। F की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, है ना। तो यहां से जो है हम डिसाइड करेंगे 1 कूलाम की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन क्या होगी, तो ये आपके सामने है ना। इसके डेफिनेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं उस प्रकार से, जरा देखिएगा यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं 1 कूलाम की डेफिनेशन। तो 1 कूलाम is defined as that charge which when placed a
distance of 1 meter in air or vacuum for from an equal charge repel it with 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स। ये इसकी जो डेफिनेशन हमारे सामने है, ये देख सकते हैं 1 कूलम की डेफिनेशन। 1 कूलम इज डिफाइंड एट दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड, है ना, व्हेन प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर और वैक्यूम फ्रॉम एन इक्वल चार्जेस रिपल ही करेंगे, इक्वल चार्ज है, रिपल इट विथ 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स, है ना। तो ये डेफिनेशन किसकी होगी यहाँ पर? 1 कूलम की। तो 1 कूलम की डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो उसको एक बार आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा और मैं इसका एडवांस रूप जो है मैं बताता हूँ उसके अंदर। और अब हम बात करेंगे परमिटिविटी की, है ना। परमिटिविटी क्या है वो मैंने कहा था, इसको हम बाद में देखते हैं। तो अब उसको हम देखते हैं परमिटिविटी को। इसके बाद एक बार इसका स्क्रीनशॉट इसको एक बार आप नोट करिए। परमिटिविटी ऑफ या ओनली फॉर परमिटिविटी की एक बार तो बात करें। परमिटिविटी क्या है उसको हम समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो उसको समझने से पहले एक बार यहाँ जरा देख लीजिए, इसको हटाते अपन। देखिए अभी हमने क्या देखा था कि दो चार्जेस जो थे, है ना, ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, पॉइंट चार्ज, ये Q1 था, ये Q2 था और इनके बीच की डिस्टेंस R थी। हमने ये एज्यूम किया था कि इन दोनों के बीच में जो है जो मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम। और एयर या वैक्यूम जब मीडियम होगा, है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक जो चार्ज जो क्रिएट होता है ना, तो उसमें ज़्यादा जो होगा वो डिस्टर्ब नहीं होता है ना। इस पर मतलब इसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल फ्री स्पेस है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो फोर्स कितना होता है कि Q1 Q2 अपॉन R², ये मैक्सिमम फोर्स होता है, मैक्सिमम फोर्स। लेकिन जैसे ही दो चार्जेस के बीच में अगर कोई हमने मीडियम फिल कर दिया, ये मीडियम को हमने यहाँ पर फिल कर दिया इस प्रकार से, तो मीडियम के फिल होने पर क्या होगा, Q1 Q2 और डिस्टेंस अब भी कितनी आ रही है, लेकिन अब हमने यहाँ पर कोई मीडियम भर दिया, वैक्स का हो या वाटर हो, कुछ भी, एनीबॉडी कोई मीडियम रखा हमने। तो अब जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, ये नॉट, है ना। तो इसकी वैल्यू आएगी अब K चेंज किस प्रकार से होगा, तो यहाँ K क्या था, यहाँ K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, ओनली फॉर एप्सिलॉन, है ना। लेकिन अब भी चार्ज तो उतना है Q1 Q2 अपॉन R², अभी मीडियम में आ गया। तो मीडियम में आने से, है ना, ये जो एप्सिलॉन नॉट था वो क्या बन गया, एप्सिलॉन बन गया। ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम किस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन जो है इसको हम कहेंगे, ये जो एप्सिलॉन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है ना। इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम is a
define of the property of the medium surrounding electric charge which determine the force between the charges. Permittivity of the medium is defined of the property of the medium surrounding the electric charge which determine the force between the charges, है ना. तो ये क्या परमिटिविटी है ना, मतलब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैसे ये मीडियम में आएगा, अब मीडियम में जब आएगा जैसे ये जो चार्ज Q1 है, अब ये चार्ज Q1 जो फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, चूंकि अब मीडियम आ गया यहाँ पर, तो मीडियम आएगा तो हम ये मान लेते हैं कि सपोज करो जैसे यहाँ पर अभी एयर था, एयर होने का मतलब ये था कि अगर ये जो चार्ज है वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा एडवांस में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि ये 1 2 ये दिख रही है आपको, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो बिल्कुल क्या हो रही है यहाँ पर, केवल क्योंकि एयर है तो एयर में भी अगर थोड़ा सा हम डिस्टर्बेंस मानते हैं तो माना कि एक लाइन को उसने कैप्चर कर लिया और बाकी सबको उसने जाने दिया, तो उसका मतलब यहाँ पर इसकी जो परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी लोअर होगी, क्योंकि सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है पास आउट हो रही है यहाँ से, इस प्रकार से ये है ना. अब चूंकि यहाँ पे क्या आ गया, मीडियम आ गया, तो मीडियम आने से क्या होगा कि इसमें से हम ये मानेंगे कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइनें थी, है ना, 6 लाइन थी, 6 लाइन में से एक लाइन को उसने कैप्चर कर लिया. यहाँ तो ऐसा नहीं होगा. अब चूंकि यहाँ तो मीडियम रखा हुआ है तो यहाँ मान लेते हैं अपन के 1 2 और 3 लाइनें वो बाहर जाने, उसको बाहर जाने दिया और 3 लाइनों को उसने कैप्चर कर लिया. तो यहाँ कितनी लाइन को उसने कैप्चर किया, 3 लाइन को कैप्चर किया. यहाँ पे केवल 1 लाइन को कैप्चर किया, यहाँ पे 3 लाइन को कैप्चर किया. इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं जो मीडियम रखा हुआ था उस मीडियम ने जो उसको कैप्चर किया है उसी कारण, है ना, अब जो मीडियम में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, चेंज आएगी. अब यहाँ पर 1 लाइन को उसने कैप्चर किया है, 5 लाइन को उसने फ्री में बाहर से जाने दिया है, तो उसका मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होगी अगर कम होगी, है ना, एप्सिलॉन आर जो है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसकी बात हम आगे भी करने वाले हैं. ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इसी से जुड़ा हुआ है, एप्सिलॉन से, है ना, इसी से जुड़ा हुआ है ये. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन जो आर है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. अगर रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू अगर कम होगी तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा. और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है अगर वो ज्यादा होगी, है ना, ये ग्रेटर देन अगर 1 है, अपन कहें ये ज्यादा इसकी वैल्यू आ रही है, तो इसके ज्यादा होने से फोर्स जो होगा उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा चार्जेस के बीच वो क्या होगा, वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, है ना. तो ये इसकी डेफिनेशन एक बार आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए एक बार आप, है ना. उसके बाद हम देखते हैं ये एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है. आई होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से. अब चूंकि के अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी होता है ना, तो हम चाहे तो के को थोड़ा सा इस प्रकार से बना दीजिए, है ना, ध्यान में रहेगा ये, है ना, या इसका एक वर्ड और होता है इसी को आप तो डिनोट करिए, ये और भी ठीक वर्ड है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, आर फॉर रिलेटिव, इसलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया है.
तो एप्सिलॉन आर की बात अपन करते हैं, ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए, इसको समझने से पहले जो मैं थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल आपको बताया था इस प्रकार से ये था कि जब एयर थी तो एयर में हम ये मानते हैं, मानना कि जो ये चार्ज है, एक बार फिर से समझना है इस चीज को, मैं यहाँ समझा देता हूँ, है ना। एक बार देखिए यहाँ पर ये दो चार्ज है इस प्रकार से, ये चार्ज कौन सा है Q1 और ये चार्ज कौन सा है Q2। ओके, अब देखिए अगर ये चार्ज है ना, अब यहां पर हम मान लेते हैं कि यहां पर अभी एयर है, ये एयर, ठीक है। अब जब यहां पर एयर है तो ये जो चार्ज है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम ये मानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रिएट होगी, है ना, तो चूंकि एयर में से पास आउट होगी और Q2 की हो जाएगी है, तो यहाँ पर एयर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। फिर भी हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर वो एयर में मान लीजिए कि वो एक लाइन को उसने कैप्चर कर ली और बाकी सब लाइनें जो है उस प्रकार से बाहर से निकल गई, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास आउट हुआ यहाँ, है ना, एक लाइन कैप्चर कर ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि एक लाइन ही क्या करी है, कैप्चर करी है यहाँ पर, है ना। लेकिन यही अगर बात करें, अच्छा यहाँ पर जब एप्सिलॉन की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होती है ना। तो यहाँ हम देखते हैं इसके अंदर मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ नॉट इजिकल टू कितना आएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम फोर्स होगा, है ना। और वही मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में भी समझ लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, अगेन अब ये देखिए ये दो चार्जेस, उनके बीच में हमने यहाँ पर ये मीडियम रखा हुआ है, ये Q1 ये Q2। अब यहाँ पर जब मीडियम है तो मीडियम में क्या होगा कि जब ये जो चार्ज Q1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस करेगा तो उस वक्त हम ये मानते हैं कि यहाँ पर 3 लाइनें कैप्चर हो गई है और बाकी जो है वो उस प्रकार से पास आउट हुई, है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ तो 3 लाइनें कैप्चर हो गई है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका डायरेक्ट कांस्टेंट कितना होगा, 3 होगा। ये जस्ट एग्जांपल है, कोई वैल्यू नहीं है, ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं तो हमें देखने को मिलेगा कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है। तो यहाँ हम कहते हैं मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा। उसको मैथमेटिकली भी हम अभी यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कहाँ मिनिमम होगा और कहाँ मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर ये फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। और कितना होगा, तो ये आपकी सामने Fm बराबर कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पे था फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, मीडियम आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, है ना, कि परमिटिविटी या इसको कहेंगे अपन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या डायरेक्ट कांस्टेंट क्या होता है, तो उसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वो स्टेटमेंट क्या होगा, तो देखिए स्टेटमेंट ये है, इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन of experiment to find out that the force of two electrical point charges at vacuum is मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये आएगी F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, अब इसी प्रकार अगर दोनों चार्जेस के बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया है ना, इफ एनी मीडियम आर
placed in both charges, so Coulomb force is given by, अब यहां देखिए अब यहां पर हमने ये मीडियम रख दिया इस प्रकार से, ये डिस्टेंस अब भी आ रही है, तो यहां पर अब क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला दिया आएगा एफ एम, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे एप्सिलॉन आया, ये एप्सिलॉन क्या है, इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 1 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 2 को 1 से हम डिवाइड करते हैं, देखते क्या आता है 2 को 1 से डिवाइड करने पर, तो वी कैन राइट 2 डिवाइडेड बाय 1, सो एफ एम अपॉन एफ नॉट, व्हाट इज एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो वी कैन सी दैट ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो एफ एम अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू, ये ऊपर आया और ये कहाँ गया, नीचे आ गया इस प्रकार से, है ना। अब इसको हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, है ना, रेसिप्रोकल कितना आएगा वो देखिएगा, तो देखो ये क्या था, ये था एफ एम अपॉन एफ नॉट, एफ एम अपॉन एफ नॉट बराबर कितना था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ये इस प्रकार से, इसको यहाँ से इसको दीजिए, ये एप्सिलॉन, ठीक है, इसको जस्ट अपो रिवर्स करिए, एफ नॉट अपॉन एफ एम कर दीजिए एक बार, तो ये क्या आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी का जो रेशो होता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिल गया। इसका और इसकी तुलना तो बाद में करेंगे कंपैरिजन, पहले इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ये और ये, तो इन दोनों को जब रखते हैं साथ में तो ये क्या आता है, ये इस प्रकार से आता है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एक वेरी स्टार फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर जो है उसको हम ये 3 कहेंगे, तो ये कितनी बन गई, ये 4 बन गई, है ना। अब यहां से एप्सिलॉन अपॉन क्या आया, एप्सिलॉन नॉट, और इसी वैल्यू कितनी आ गई एप्सिलॉन आर की, तो इसका मतलब अब फोर्स को हम भी डिफाइन कर सकते हैं, ये आ गई एप्सिलॉन आर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मुझे अगर एफ एम निकालना होगा, एफ एम क्या होगा, एफ एम को बदल दिया, इसको बदल दिया, ये आएगा एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अब आप समझ गए होंगे, मैंने कहा था ना कि जब मीडियम जब प्रेजेंट होता है दोनों चार्जेस के बीच में, तो फोर्स जो होता है वो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, कितने गुना कम होती है, कितने टाइम्स कम होती है, तो 1/एप्सिलॉन r गुना, है ना। तो ये जो दिख रहा है आपको एफ एम बराबर एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो एप्सिलॉन आर गुना क्या हो रहा है, कम हो जाता है यहाँ पर, ये है ना। मीडियम में आने से इसकी फोर्स की जो वैल्यू, इसकी जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, डाउन हो जाती है। लेकिन वही अगर अपन वैक्यूम की बात करें तो वहां पे फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला देख लीजिए, एफ एम बराबर कितना है, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, ये इक्वेशन नंबर 4, है ना। इसके बाद में ये जो है इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी यहाँ पर 5, है ना। अब यहाँ से हम स्टेटमेंट दे सकते हैं इस प्रकार से, ये जो एप्सिलॉन आर है इसको क्या कहते हैं, इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ये कह सकते हैं ये एक प्रकार का कांस्टेंट है ना, ये बड़ा इफेक्टिव होता है, और ये इफेक्टिव होने से हमें ये पता चलता है कि जो कौन सा मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कैप्चर करता है ना। अब जैसे अगर एयर है तो वहां पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 होती है 1.005, तो समथिंग लाइक 1 मान लेते हैं अपन। वही अगर अपन वाटर की बात करें तो उसकी वहां पर वैल्यू कितनी आती है, 81 आती है, वहां पर डिस्टिंक्ट वाटर इसकी वैल्यू होती है 81। मेटल की बात करें तो मेटल में इनफाइनाइट, है ना, मेटल में के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट,
तो उस वक्त वहां पे फोर्स कितना होगा, जीरो, जस्ट इसका अपोजिट, वो भी अपन देख लेते हैं आगे। तो एक बार इसका स्टेटमेंट देखते हैं अपन, इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, तो जब वो देखिएगा यहाँ पर, तो स्टेटमेंट इसका होगा ये था। स्टेटमेंट इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a medium is the ratio of absolute electrical permittivity of the medium to the electrical permittivity of free space. Dielectric constant of the medium is ratio of the absolute electrical permittivity of the medium to the electrical permittivity of the free space. ये था, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कोई और नहीं है, ये इसी का स्टेटमेंट है। एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस के लिए क्या आएगी, परमिटिविटी, है ना। तो ये, और एक स्टेटमेंट इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, वो क्या होगा, द फोर्स between two given charges in a medium is only 1/k times of the force between them in air or vacuum oblique. The force between two given charges in a medium is only 1/k times of the force between them in air or vacuum. मतलब 1/k times क्या होता है, उसकी वैल्यू 1/k टाइम्स रह जाती है, अपन कह सकते हैं, या अपन इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वो k टाइम्स क्या हो, k गुना क्या हो जाता है, उतना कम हो जाता है, फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है इसमें, है ना। फोर्स की वैल्यू तो है ना मीडियम में थोड़ी सी क्या होती है, कम प्राप्त हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर, और ये स्टेटमेंट कहाँ से आया है, तो ये फॉर्मूले से आया है इस प्रकार से। एफ एम बराबर कितना आएगा, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अच्छा है, ध्यान रखना यहाँ मैंने के लिखा है, आप के नहीं लिखो, कंफ्यूजन वाला काम हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर लिख सकते हो, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होती है यहाँ पर रह जाती है इसकी वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू देख लेते अपन, कितनी कितनी होती है, ये 1.005 है ना, समथिंग लाइक 1। तो ये वैल्यू किसके लिए होती है, एयर के लिए होती है, इसको भूलना नहीं है। फिर एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है, कुछ वैल्यूज जो है वो अलग अलग होती है, वो जरा आप एक बार देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसके पहले जो है एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2.8 होती है, किसके लिए होती है 2.8, वो लिख देते अपन, ये होती है अंबर और एबोनाइट, ठीक है। उसके बाद में एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 to 2.5, है ना। ये होती है वैक्स के लिए, चेंज होती है थोड़ी, 2 और 2.5 पे समथिंग लाइक होती है वैक्स। यही एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 81, है ना, प्योर वाटर।
और यही एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ये नहीं बोलना, ये स्टार है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है सीबीएसई आरबीसी बोर्ड में कि मेटल्स का डायरेक्टली कांस्टेंट कितना होता है, तो जवाब होता है इसका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को टेंस कर जाता है। ये किसके लिए होती है, तो METAL मेटल। तो ये स्टार है, ये भी स्टार लगा दीजिए आप, और ये भी स्टार है। तो जरा हम देख लेते हैं मेटल में अगर जैसे दो चार्जेस है, ये चार्ज और उनके बीच में हमने यहाँ पर क्या रख दिया है, METAL मेटल को रख दिया है ना। तो मेटल के रखने से अब हम देखते हैं कि इनमें फोर्स कितना लगता है। डिस्टेंस r है इनके बीच की, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 ओपन कितना आएगा r²। अभी एप्सिलॉन में क्या छुपा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। ये वैल्यू कितनी होती है मेटल्स के लिए, इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पे रखोगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों 0 आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट जब वो डिनोमीटर में होगा तो 1/इनफाइनाइट क्या बन जाता है, 0। तो इसका मतलब f की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब यहाँ पर कोई कूलम्बिक फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही एयर रखोगे तो फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन जैसे एयर के बाद को दूसरे मीडियम रखोगे तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो इस प्रकार एक लाइन में अगर हमें समराइज करना हो तो हम क्या समराइज कर सकते हैं, ये लास्ट में हम इसको लास्ट का जो इसमें देख लीजिए आप, है ना, लास्ट एंड 1 ये है कि अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है तो 1 किसके लिए है, एयर के लिए। तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, और यही एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो ये अदर मीडिया, तो इस वक्त जो फोर्स होगा वो क्या मिलता जाएगा, वो मिनिमम होता जाएगा रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। ठीक है, तो ये टॉपिक जो था वो यहाँ पर हुआ। एंड आगे की जो क्लास में जो हम पढ़ेंगे जो कूलम्ब फोर्स है उसकी वेक्टर फॉर्म को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को। आने वाले जो वीडियो उसके लिए आप इंतजार करिए, आपको नया वीडियो के साथ में मैं वापस प्रेजेंट रहूँगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। ओके, थैंक यू।